योगी सरकार में दबंगों के हौसले हो रहे हैं बुलंद। यहाँ तक कि योगी पुलिस भी पीड़ितों का नहीं दे रही है साथ। ये कहना है पीड़ित सचिन दिवाकर का। आइए हम दिखाते हैं क्या है पूरा वाकया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला सदर कोतवाली का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर सचिन दिवाकर कोट रोड पर अपनी ड्राई क्लीन की शॉप चलाते हैं। पीड़ित सचिन दिवाकर का कहना है कि वे दिनांक 27 अक्टूबर 2021 की रात करीब 10 बजे खाना खाकर अपने 14 वर्षीय बेटे के साथ टहलने को अपने घर से निकले थे। तभी पड़ोस में रह रहे घात लगाए बेटे अशोक ने अपने 3 साथियों के साथ उन पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया। हमला करने वालों में अशोक, दीपू, सोनू और अरविंद थे। तभी सचिन दिवाकर का बेटा चिल्ला उठा और हमलावर हमला करते सचिन दिवाकर को मरा जानकर भागते हुए चारों हमलावर ये कहते हुए भागते नजर आए कि अब तो इसका काम खत्म हो चुका है, अब चलो इसके परिवार को देखेंगे। बेखौफ हमलावर आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और उसके परिवार वालों को धमका रहे हैं। सचिन दिवाकर के ऊपर हुए हमले की जानकारी किसी ने पुलिस को सूचना दी। ये हाल तब है जबकि पीड़ित सचिन दिवाकर द्वारा हमला होते ही इन चारों के खिलाफ सदर कोतवाली में गंभीर धाराओं में रपट लिखा दी गई थी और सचिन दिवाकर को सदर कोतवाली पुलिस द्वारा गंभीर रूप से घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। वहां पर डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए कॉस्मोस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया था। बावजूद इसके सदर कोतवाली पुलिस उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, जबकि सचिन दिवाकर प्रशासन के उच्च अधिकारियों से भी मिलकर अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी दे चुके हैं। बावजूद इसके सदर कोतवाली मूक दर्शक और कानों में रुई लगाए अनजान बने बैठे हैं। यही कारण है कि दबंग लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिसकी वजह से सचिन दिवाकर अपनी शॉप पर भी नहीं बैठ पा रहे हैं और उनके परिवार वाले अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बेटे की पढ़ाई भी खराब हो रही है। जब हमने पीड़ित शॉप स्वामी सचिन दिवाकर से बात की तो उन्होंने सदर कोतवाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी पीड़ा सुनाई। उन्होंने अपने लफ्जों में क्या कहा, आइए उन्हीं की जवानी सुनाते हैं। 20 तारीख की रात का करीब 10:15 बजे का मैं खाना खाने के बाद घर के बाहर टहलने के लिए लगा था। इस बीच मेरा बेटा भी मेरे साथ आने लगा था। पापा मैं भी आपके साथ चल देता हूँ। मैं अपने घर से जैसे ही बाहर निकला तो मेरे पे एक जानलेवा हमला करा गया था अशोक के द्वारा। ये अशोक और इसके तीनों चारों भैया मुझसे रंजिश शुरू से मांगते आए थे, क्योंकि ये क्या थे, ये एक आपराधिक किस्म के लोग हैं जिनका मैंने गैर सामाजिक जो काम थे वो बंद करा दिए थे। प्लस जो उनके ठेले मेरे घर के आगे गली के अंदर खड़े होते थे उनको मैंने कोर्ट के माध्यम से बंद करा दिए थे, जिससे लोग रंजिश मानने लगे थे। इसकी अपील इन्होंने हाई कोर्ट भी करी थी, वो खारिज हो गई। तो लिहाजा इनके ठेले आने बंद हो गए थे। तो इन्हें ठेले से दिक्कत तो थी कि इस आदमी ने हमारे ठेले बंद करा दिए। हम 11 समाज की कंजिश राय में होते हुए और हमारे खिलाफ इसने ऐसे ऐसे मुकदमा वो करके और हमारा मुकदमा हरा दिया। तो ये किसी तरीके से मुझे समाप्त मेरे ऊपर मुझे ख़त्म करने और इसका मुझे आगाज बिल्कुल भी नहीं था। मैं बिल्कुल निहत्यात अपने रात के समय वॉक के लिए निकला था। लगभग मेरी टेंट हाउस की तरफ पहुँचा, अपने घर से 150 मीटर दूरी पर ही पहुँचा हूँगा। घात लगा कर अशोक बैठे हुए, अशोक ने साइड से मेरे पे हमला करा चाकू द्वारा जो हमला करा, आप यकीन माने वो हमला इतना खतरनाक था कि शायद ईश्वर की खैर किया मेरा बेटा साथ में था। उन्होंने जब शोर और चीख पुकार मचाई तो वो हमले का शायद उसका ग्राउंड कम रह गया, वरना तो ये हमला आप ये ध्यान रखिए 1.2 mm की सीरीज से हुआ है। 1.2 mm, अगर ये 1.4 mm की डाइट पे चला जाता तो ये बचना मुश्किल था, क्योंकि इसमें पूरी गर्दन की जो नस होती है जिसे सर्वाइकल कहा जाता है, उस पर पूरी तरीके से पूरी ताकत से इन्होंने चक्कू चलाया था। लेकिन वो हार्ड होने की वजह से या मैं खाना खाया हुआ था सिक होने की वजह से वो चक्कू अंदर तक नहीं बैठा और फिर इतनी ब्लीडिंग हुई और सर पे धारदार रॉड से मेरे को हमला करा गया कि पूरा हिस्सा फट चुका था। मेरे बाल की हेयर प्लांटिंग हुई भी है और जो बिग लगी हुई थी उन्होंने खींची बुरी तरीके से, उसे लूट के ले गए। मेरी हालत मर गए हालत में छोड़ गए। चारों भाई इसमें शामिल थे, जिसमें एक मेन जो आदमी वो अशोक था, दूसरे नंबर पे दीपू था और 2 लोग और थे, प्रदीप और अरविंद। ये साइड से थे, इधर से बाजारगंज की तरफ से भागते हुए आए थे। कहा इसका समाप्त कर दो, क्योंकि इसने हमारी दमंगाई बिल्कुल खत्म कर दी है, हमारा मुंह बिल्कुल काला कर दिया, हम जब से हारे हैं और अपने ठेलों से भी अलग हो चुके हैं। इस तरीके से जानलेवा करा था। और फिर सुनिए, जब मुझे लेके यहाँ से सिविल हॉस्पिटल गई पुलिस ने 15 मिनट आने में लगा दिया मौके वारदात पे, इतनी ब्लीडिंग हो गई। जब सिविल हॉस्पिटल पहुंची तो सिविल हॉस्पिटल फर्स्ट एड की तो कुछ नहीं थी, ब्लीडिंग बराबर चल रही थी। पर्ची बनाने में ये करने में थाने से टाइम लगा दिया गया। सिंपल इंजरी 324 की दिखा दी गई। तो मैंने साहब 324 की आप सिंपल इंजरी, मतलब जो भी आप हल्के कर रहे हैं, कोई तो ट्रीटमेंट कराइए, इसकी क्या करना। और दिमाग से मेरे नाक से ब्लड बराबर चल रहा था तो उन्होंने मुझे कॉस्मोस के लिए 1:30 बजे करीब रेफर कर दिया
दिन लग गया था। 27 तारीख को 1:30 बजे कॉस्मोस के लिए रेफर करा। ये रही रेफर की स्लिप जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये सिविल हॉस्पिटल की रेफर की स्लिप है जो उन्होंने मुझे कॉस्मोस के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर करा। हायर सेंटर में मैंने कॉस्मोस जाना बेटर समझा मेरठ की जगह, क्योंकि मेरठ दूर था, ब्लीडिंग इतनी हो रही थी, मेरठ दूर था। जब मैं पहुंचा तो मैं नाइट आवर्स में लगभग 2 बजे करीब संजय गुप्ता जी ने मुझे देखा और आईसीयू में उन्होंने मुझे एडमिट करा। एडमिट करने के बाद मेरी हालत इस लायक नहीं थी कि मैं उसमें बयान स्टेटमेंट दे सकता था। तो मेरी जो तहरीर लिखी गई थी वो एक बच्चे ने लिखी थी तहरीर, जिसमें उन्होंने मुझे सिर्फ नाम मेरा हल्के हल्के बोल पा रहा था, जिसमें मैंने अशोक का नाम ले पाया। बाकी 3 लोग मैंने सोचा, उन्होंने कहा कि 3 लोग और हमला करने वाले 4 लोग थे, इस बारे में 3 का नाम मैं और नहीं ले पाया और मैं बेहोश हालत में चला गया। ठीक है, पुलिस ने उसे ये समझा था एक ही आदमी ने हमला करा। आज तक 15-20 दिन इस कार्रवाई को हो चुके हैं और जिस कारण मैं अनुसूचित जाति को बिलोंग करता हूँ, छोटी कास्ट का आदमी हूँ। योगी सरकार से कहना चाहता हूँ, वैसे तो आप समाज के लिए इतना कर रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी जाति का कितना शोषण हो रहा है। अनुसूचित जाति का ही देखिए आप, SC ST की 3 धाराएं लगने के बाद इस मुकदमे में 3 धारा लगने के बाद, जिसमें कि आपका अनुसूचित जाति एक्ट 3/10, अनुसूचित जाति एक्ट 3/3/वा, ये 3 धाराएं लगने के बाद भी आज तक मुलजिमान की 25 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई है और घर के सामने दरवाजा होते हुए बराबर निकल रहे हैं। और अब दमंगाई की याद हो गई है, बराबर निकलते हुए कटार शब्द बोले जा रहे हैं, गलत शब्द हो जा रहे हैं, मेरे बेटे के लिए बोले जा रहे हैं, मेरी वाइफ के लिए बोले जा रहे हैं। पुलिस इस बात के लिए कुछ करने को तैयार ही नहीं है। इतनी धाराओं में FIR होने के बाद फिर मैंने उनसे कहा कि कॉस्मोस के अंदर जो मेरी सर्जरी हुई है उसकी आप एक रिपोर्ट मंगा लीजिए। अब सप्लीमेंट्री रिपोर्ट मंगाने के लिए आदमी भेजा है, जिसमें वो देखेंगे क्या है। हालांकि हेड इंजरी उन्होंने लिखी है, लेकिन ये तो पुलिस अपनी भाषा में जाने कि क्या लिखेगी। लेकिन मेरा यही कहना है कि मेरी जान पे फिर दोबारा ये हमला हो सकता है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ यही लोग होंगे और मेरी मौत के कारण भी यही लोग होंगे। अच्छा, लिहाजा प्रशासन से मेरा यह कहना है और योगी सरकार से कहना है कि आप अपने अधिकारी को बताइए कि काम किस तरीके से होना चाहिए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही। बस एक ही रट लगा रखी, 7 साल से कम एग्जेक्शन है। अरे भाई मैं मानता हूँ, लेकिन स्पेशल एड भी है और मुलजिमान सामने रहते हैं, दोबारा वारदात होने के घटना का कारण बन सकता है। उस एवज में तो गिरफ्तारी मस्ट है। अच्छा, उस एवज में तो गिरफ्तारी मस्ट है, नहीं है। अच्छा, और जानते हैं पार्टी बंदी पुलिस पुराना मुकदमा चलता आ रहा है इन लोगों से, बताइए। अच्छा, बच्चों को भी अब धमकियां मिल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, क्या मेरे बेटे के तो उसी दिन से उसको डर इतना बैठ चुका है, उन्हें घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। जिस बेटे ने अपने पिता के आगे चाकू चलते हुए देखा, वो बेटा कैसे बाहर निकल सकता। मेरा बेटा CL गुप्ता में पढ़ता है। अब CL गुप्ता पढ़ने वाला बच्चा क्या निकल पाएगा और क्या देखेगा इतनी छोटी उम्र में। तो पढ़ने जा रहे हैं, अब तो वो स्कूल डर के मारे 15 दिन से घर से बाहर भी नहीं निकल रहा। बोले पापा मैं तो जाऊंगा नहीं तो मुझे मार देंगे। जब आपको मार सकते पापा, ये तो मुझे भी मार देंगे। मेरी वाइफ की ये हालत है, उन्होंने ये कह दिया कि मकान बेचो, कुछ भी करो, यहाँ से चलो, क्योंकि सिर्फ मेरा एक ही मकान है इनके क्षेत्र के अंदर और ये पूरे यादव जो अपने आप को यादव बताते हैं, यादव का, इनके सारे मकान इनके हैं। 30 से 40 मकान इन लोगों के हैं और इसी बात की दबंगाई का ताकत उठाते ये मुझे ये चाहते हैं कि मेरी किस तरीके से मकान किसी भी तरीके से छोड़ के भागे और इसको हम कब्जे में कर सकें। तो कीमत का मेरा मकान है, करीब काफ़ी मात्रा में बड़ा हुआ मकान है, करीब 300 गज के अंदर बना हुआ मकान है ये। और ये इसी तरीके से चाहते हैं कि इस तरीके से मेरे मकान पे कब्जा करा सके या कुछ माफिया तरीके से अपना उस पर निगाह रखे पड़े। क्या मानते हैं कि पहले अखिलेश यादव की सरकार में जो है दमंगाई चल रही थी, आज भी वैसी दमंगाई चल रही है? नहीं, अखिलेश सरकार में तो खैर मेरे साथ ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन हाँ अखिलेश सरकार के काम और तरीके से, तो उनकी एक्टिविटी और थी। लेकिन यहाँ तो प्रशासन या अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं है। आप चक्कर काट रहे हो, मुलजिम ऐसा पेश आते हैं जैसे मुलजिम के साथ पेश आ रहा हूँ। हम अपनी फरियाद लेके पहुँचे था, हमारे साथ घटना घटी है, हाँ जांच करा रहे हैं, देख रहे हैं, उसके पार्टी जो, अरे भाई बात बताइए, आप जांच कब तक कराएंगे? मरने तक का इंतजार करेंगे? दूसरी पार्टी का दोबारा हमला करे, उसका इंतजार करेंगे? जांच किसे कहते हैं? अरे आपके पास FIR है, आपके पास जांच अधिकारी यहाँ बैठ के 4 दिन में जांच पूरी कराइए। पूरे क्षेत्र के अंदर वारदात हुई है, 20 लोग इसके गवाह हैं। गवाह के अकॉर्डिंग आप काम करिए, अपना गिरफ्तारी तो करिए। डर तो बैठेगा मुजरिम के दिल के अंदर, जब उसके अंदर दिल दरिद्र बैठेगा, बोले हमने मार के खुलेआम घूम रहे हैं साला। जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल होगी तो जमानत करा लेंगे। क्या फायदा है ऐसे कानून का? क्या फायदा है इंसाफ ना मिले? अच्छा, क्या मानते हैं अगर क्षेत्र में ज़्यादा झगड़ा हो जाता तो पुलिस उसे उठा के ले जाकर थाने बैठा देती है, और आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की? अब देखिए, जरा सा बात हो जाती है तो पुलिस तुरंत 104 में चालान करती है और उसे जेल में बंद कर देती है। ये तो 323, 324, 504, 506, 308 भी बढ़ा रहे हैं इसमें। उसके बाद SC ST जाति ऐड इसमें लगा हुआ, तब गिरफ्तारी आज 25 दिन के अंदर नहीं हुई है।
इसकी लापरवाही मानते हैं पुलिस की इसमें। वो पूरी तरीके से लापरवाही है पुलिस की। अगर पुलिस अपना काम सही से करे तो ये मुजरिम तो कब के बंद होते, और बंद होने के बाद जब ये बंद होके आते तो उन्हें डर भी रहता। तो जेल नाम की चीज तो कैसी है, जब बंद होने के बाद आदमी को डर होता है। अच्छा, तो खुलेआम है, अब तो मार सकते हैं मुझे साहब, अच्छा, सीधा सीधा मेरा मर्डर हो सकता है। क्या मानते हैं कि जो मुजरिम है उन पर किसी का हाथ है? हाँ तो बराबर होगा, क्योंकि जो और समाज पीछे जो लोग मेरे खिलाफत के करने वाले लोग हैं, जो मेरी जाति मेरे तरक्की मेरे उससे चल रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो उनकी इतनी हिम्मत है। वरना जो एक ठेला लगाने वाले लोग हैं उनके पीछे ऐसा कौन सा शासनिक अधिकारी या कौन सा ऐसा राजनीति है कि जो उनको पकड़ने में उनके पुलिस को इतना दबाव महसूस हो रहा है, उनको गिरफ्तार करने में इतना दबाव महसूस हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी आपने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई? डीएम साहब को मैं ज्ञापन दे चुका हूँ, एसएसपी साहब से मिल चुका हूँ, उन्होंने आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया। ज्ञापन में 24 घंटे दीजिए, वो कहते हैं 48 घंटे दीजिए, हम कार्रवाई करते हैं। कोई कार्रवाई के नाम पे शून्य है। LIU वाले आए तो अपनी जांच करके चले गए। इसी बीच में अगर आपके साथ कोई घटना हो जाए तो जिम्मेदार कौन बनेगा? जिम्मेदार तो ये पूरा इनका जो अशोक अरविंद दीपो का परिवार और पूरा प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि मैं प्रशासन को बराबर भी दिन से रिपीट कराया जा रहा हूँ कि मेरी जान को पूरी तरीके से खतरा है, उनको गिरफ्तार करा जाए। गिरफ्तार करने के बजाय वो मेरे खिलाफ उल्टा धरना प्रदर्शन पर लगे पड़े, बोले मेरे खिलाफ FIR दर्ज है, हमारे भी तो चोटें आई हैं, चोटें मार के 2 दिन बाद पहुंच रहे हैं मेडिकल कराने के लिए। साहब हम क्रॉस केस करा के किसी के दबाव बना लें, जब दबाव नहीं बना तो अब वो कोई रमेश कुमार तुरैया करके हैं लाइन पार के, उनके पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि भाई इनकी तो 2-2 3-3 दुकानें, इनको अपनी असामी बना लिया जाए, तो मुझे मैसेज भेज रहे हैं वो, मेरे खिलाफ झूठा झंडा प्रदर्शन कराया जा रहा है कि साहब मैं व्यापारी जो कार्य कर रहा है, दुकान को चला रहा है, क्या किसी से क्या इनसे झगड़ा कर सकता, क्यों करूँगा इनसे झगड़ा, किस लिए करूँगा इनसे झगड़ा? झगड़े पे तो ये लोग उतारू है ना, मुकदमा ये लोग आ रहे हैं, मैं थोड़ी आ रहा हूँ, खेले इनके हटे मेरे थोड़ी हटे है, मारने को तो ये चाहते हैं। अच्छा, ऐसे समाज सेवी जो मुजरिमों का साथ दे रहे हैं उनके क्या कहेंगे, उनके अधिकारियों को? बोले समाज सेवी कहाँ है, वो तो एक किस्म से कह सकते हैं आप कि इन मुजरिमानों को शरण देने वाले लोग हैं, जो इनको शरण देके और आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि ये आगे और भी बड़े वारदात हमारे पीछे करें। समाज सेवी से कहते हैं जो कि इंसाफ करा सके, जिसके साथ चोट पहुंची उसको इंसाफ मिल सके। जो अब पीड़ित के साथ ही कोई इंसाफ नहीं कर रहा तो क्या फायदा? मैं अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं डायरेक्ट लखनऊ जाके बात करूंगा जोगी जी से कि साहब ये बताइए 1 महीना FIR को दर्ज करे होगा, मेरे घर में से 3 मेंबर है, मैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ और मेरी अभी 1.5 महीने की बच्ची। अब बताओ हम लोग झगड़े करें इन 5-5 मुस्कंडों से, इनके घर में 7 भाई हैं, 7 में से 6 लोगों की आज तक शादी नहीं हुई है, सब बुढ़े हो चुके हैं और तमाम और बदमाश किस्म के लोग हैं, कोई ना अपनी बेटी बहू देना नहीं चाहता। तो इनसे 12-15 लोगों का परिवार, इनसे मैं अकेला आदमी झगड़ा विवाद करूंगा? गुंडाई को तो ये उतारू है। तो घर में अब भी डर का माहौल बना हुआ है। डर में माहौल, हम लोग यहाँ रह कर रहे हैं, आज 20 दिन से ज्यादा होते हैं, हम अपना घर छोड़ के जा चुके हैं, अपने मालवीय नगर वाले मकान में रह रहे हैं। बेटा हमारा यहाँ आने को तैयार नहीं है, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है, ये तो सामान निकालने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, हम यहाँ रह कब रहे हैं। फरमाएं, ये चीज आपको ध्यान देगी कि ये जो कटिंग करी गई है, ये जो ब्लेड, ये चाकू का यूज किया गया है, ये 1.3 mm का यूज करा गया है। 1.4 के बाद आदमी खत्म हो जाता है, उसकी दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती, इसको सिंपल इंजरी कह रहे हैं, 324 में तब्दील कर रहे हैं। किसी डॉक्टरों की राय ली जाए कि 1.3 की इंजरी को 307 में तामील करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन 324, 325 बना के छोड़ दी गई। हेड इंजरी कॉस्मोस ने लिखी है, हेड इंजरी कॉस्मोस ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, CT कराने के बाद हेड इंजरी बोली है, तो ये हेड इंजरी है। लेकिन अब वो क्या सप्लीमेंट्री में क्या लेके आते हैं, ये अपनी क्या रिपोर्ट बनाते हैं, बोले हेड ऑफ ट्रॉमा लिखी है। मतलब जब लिखी, जब आदमी के दिमाग का फ्रैक्चर हो जाए और वो कोमे में चले जाए तब मानेंगे हम 360 होगी। इसमें जब इतने वर्ड में लिखा है कैप प्योर कंप्लीट एंड हेड इंजरी हैव योर हैज माइनर पोजिशंस दिस वन टू obtain योर डेथ, तो अब उसके सिवा मैं और क्या दे सकता हूँ इन्हें? बताओ, मेरी मौत के बाद मेरा पोस्टमार्टम करते, फिर देखते इसमें कटिंग कितनी हुई है, कहाँ से कटिंग हुई है, तब इन अधिकारियों को मैं बताता कि मेरी मौत के बाद इस कटिंग को यहाँ लगाइए आप। ये तो ये चाहते हैं कि साली में आदमी की मौत हो जल्दी, पोस्टमार्टम कराएं और पर्चना भरे, उसका पर्चनामा भरे और फिर FIR दर्ज करें। मेरा आदमी जिंदा है, जिंदा आदमी के चोटाई वो बोल जाए, इनकी समझ में नहीं आ रही कि कितनी MM की कितनी डिग्री क्या है। मैंने आपको बता दी, इसके फोटोग्राफर सारे संगलान में है, कुछ है, और उसी बात को लेकर रोए जा रहे हैं। अब वो द्वारा इंतजार कर रहे हैं कि मेरा गला कटेगा, गर्दन का मांस निकलेगा, उसे चेक होगा, तब उसके बाद की गिरफ्तारी करेंगे।
मेरे द्वारा गला काटने का इंतजार कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी पर, और कल को गला कटता है या मेरे परिवार पर कोई भी हमला होता है उसका जिम्मेदार तो योगी सरकार प्रशासन होगा। मैं अनुसूचित जाति को बिलोंग करता हूँ, शोषण हो रहा है SC के आदमी का, जैसे कहते हैं महाशोषण, इस शोषण के जिम्मेदार सिर्फ यहाँ का प्रशासन होगा।